आज हम किसी भी फाइनेंस टीम के सबसे बड़े सिरदर्द को सुलझाने की कोशिश करेंगे। महीने के आखिर में जब रिपोर्ट्स आपस में मेल नहीं खाती और हर कोई परेशान होता है, अक्सर इसकी जड़ किसी डॉक्टर की खराब लिखावट जैसे मास्टर रिकॉर्ड्स में छिपी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कंपनी की फाइनेंशियल एड्रेस बुक की तरह है। अगर इसमें एक भी पता गलत हुआ तो जरूरी दस्तावेज गलत जगह पहुंचाते हैं, पेमेंट अटक जाते हैं और पूरी की पूरी सप्लाई चेन में गड़बड़ी हो सकती है। हाँ, आज हम खास तौर पर कस्टमर्स और वेंडर्स के रिकॉर्ड्स यानी अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेएबल पर गहराई से बात करेंगे, वो भी एसएपी सिस्टम के संदर्भ में। तो आज का हमारा मिशन एक जासूस की तरह इन रिकॉर्ड्स की जांच करना है। हम 3 मुख्य सुरागों पर काम करेंगे। अच्छा। पहला, सिस्टम में एक नया एजेंट मतलब कस्टमर या वेंडर बिना किसी गड़बड़ के कैसे शामिल किया जाए। दूसरा, पुराने एजेंट्स की निगरानी कैसे की जाए। और सबसे जरूरी, धोखेबाजों को सिस्टम में कोई भी लेन देन करने से कैसे रोका जाए। और तीसरा, उन अंडरकवर एजेंट्स के लिए एक खास तरीका जो सिर्फ एक मिशन के लिए आते हैं। चलिए, ये तो दिलचस्प लग रहा है। चलिए पहले सुराग से शुरू करते हैं। सिस्टम में एक नया कस्टमर या वेंडर जोड़ना है। सुनने में तो बहुत सीधा साधा काम लगता है, लेकिन जो मटेरियल हमने देखा उसमें एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है, डुप्लीकेट अकाउंट्स बनाने से बचना। और ये सिर्फ एक छोटी मोटी गलती नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। सोचिए, एक ही वेंडर की 2 अकाउंट सिस्टम में मौजूद हैं। आपकी एक टीम ने पहले अकाउंट पर वेंडर से 5% की छूट तय की हुई है, जबकि दूसरी टीम उसी वेंडर को दूसरे अकाउंट पर पूरी कीमत चुका रही है। अरे बाप रे! या इससे भी बुरा, एक ही इनवॉइस 2 बार पे हो सकता है, एक बार एक अकाउंट से, दूसरी बार दूसरे से। ये सीधा सीधा कंपनी के मुनाफे पर डाका डालने जैसा है। ये तो सिर्फ गलत रिपोर्टिंग से कहीं ज्यादा ज्यादा गंभीर मामला है। तो इस जाल से बचने का कोई ठोस तरीका इन सोर्सेज में बताया गया है? हाँ, एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीका बताया गया है। कोई भी नया अकाउंट बनाने से पहले हमेशा पार्टी के वैट रजिस्ट्रेशन नंबर से सिस्टम में खोजें। वैट नंबर से? हाँ, हर रजिस्टर्ड बिजनेस का वैट नंबर यूनिक होता है। अगर उस नंबर से कोई रिजल्ट नहीं आता, तभी आप नया अकाउंट बनाने के लिए आगे बढ़ें। इसके लिए एसईपी में एक खास टी कोड भी है, SAR 870127172, जो खास तौर पर इसी काम के लिए बना है। ठीक है, तो ये एक तरह का बैकग्राउंड चेक हो गया। मान लीजिए हमने चेक कर लिया और कोई डुप्लीकेट नहीं मिला, लेकिन हर बार स्क्रैच से एक नया अकाउंट बनाना, जिसमें ढेरों डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, काफी समय लेने वाला काम होगा। क्या इसे तेज करने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। यहीं पर रेफरेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक स्मार्ट शॉर्टकट है। रेफरेंस अकाउंट? आप उसी अकाउंट ग्रुप के किसी मौजूदा भरोसेमंद अकाउंट को रेफरेंस के तौर पर चुनते हैं। जैसे अगर आप एक नया घरेलू सप्लायर जोड़ रहे हैं, तो आप किसी पुराने घरेलू सप्लायर के अकाउंट को रेफरेंस ले सकते हैं। मतलब ये एक टेम्पलेट की तरह काम करता है। लेकिन क्या इसमें एक खतरा नहीं है, अगर हमने एक ऐसे अकाउंट को रेफरेंस बना लिया जिसमें खुद कोई गलती हो, तो हम उस गलती को ही कॉपी पेस्ट नहीं कर देंगे? ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है और एक आम गलती भी। इसीलिए इन सोर्सेज में साफ साफ कहा गया है कि रेफरेंस अकाउंट हमेशा गोल्ड स्टैंडर्ड या पूरी तरह से वेरीफाइड अकाउंट ही होना चाहिए। जब आप एक सही रेफरेंस चुनते हैं, तो सिस्टम पेमेंट की शर्तों, टैक्स कोड्स जैसी ज्यादातर जानकारी अपने आप कॉपी कर लेता है। अच्छा। आपको सिर्फ नई पार्टी का नाम, पता और बैंक डिटेल्स जैसी यूनिक जानकारी डालनी पड़ती है। इससे न सिर्फ समय बचता है, बल्कि गलतियों की गुंजाइश भी कम हो जाती है। तो एसएपी में इसके लिए कुछ खास कमांड्स या टी कोड्स होते होंगे? हाँ, और उन्हें याद रखना काफी आसान है। सिस्टम ने उन्हें एक लॉजिक से बनाया है। कस्टमर्स के लिए, जिन्हें एसएपी की भाषा में डेबिटर कहते हैं, सारी टी कोड्स डी से जुड़ी हैं। जैसे नया बनाने के लिए FD01, बदलने के लिए FD02 और सिर्फ देखने के लिए FD03, FD01, 02, 03। ठीक है। इसी तरह वेंडर्स के लिए, जिन्हें क्रेडिटर कहते हैं, यही लॉजिक के सीरीज में चलता है, FK01, FK02, FK03। इसका मतलब यह है कि सिस्टम में भी बनाने, बदलने और सिर्फ देखने के अधिकारों को अलग अलग रखा गया है, जो कि एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल है। तो एक साफ सुथरा अकाउंट बनाना तो समझ आ गया, लेकिन बिजनेस तो हमेशा बदलता रहता है। कोई ग्राहक कंपनी छोड़ देता है, कोई वेंडर अपनी शर्तें बदल देता है। इन जिंदा रिकॉर्ड्स को समय के साथ मैनेज करना शायद बनाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। इस पर स्रोत क्या कहता है? इस पर सोर्सेज में एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट दिया गया है,
वो बताते हैं कि किसी भी कस्टमर या वेंडर का मास्टर डेटा एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग लेयर्स में होता है। इसे एक पासपोर्ट की तरह समझिए। पासपोर्ट? ये तो मजेदार है, समझाइए जरा। देखिए, आपका नाम, जन्म तिथि और फोटो आपके पासपोर्ट का जनरल डेटा है। ये जानकारी दुनिया के हर देश में एक ही रहती है। ये है पहली लेयर। ठीक है। फिर हर देश का वीजा जो आपके पासपोर्ट पर लगता है वो है कंपनी कोड डेटा। जर्मनी का वीजा अलग नियम बताएगा और अमेरिका का वीजा अलग। ये है दूसरी लेयर। जो हर कंपनी के लिए अलग हो सकती है। बिल्कुल। और आखिर में जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो स्टैंप लगाता है वो सेल्स एरिया डेटा या परचेजिंग डेटा की तरह है। ये सिर्फ उस खास एंट्री पॉइंट के लिए होता है। वाह, ये एनालॉजी तो शानदार है। इससे पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में साफ हो गया। तो अगर हमें किसी के साथ लेन देन को रोकना हो तो हम किस लेवल पे रोक लगाते हैं? मान लीजिए किसी कस्टमर के साथ कोई बड़ा विवाद हो गया है। बहुत अच्छा सवाल है। सिस्टम हमें अलग अलग लेवल के ब्लॉक लगाने की सुविधा देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अलग अलग तरह के वीजा रिजेक्शन होते हैं। सबसे पहला और सबसे आम ब्लॉक है सेल्स ब्लॉक। सेल्स ब्लॉक। XD05T कोड का इस्तेमाल करके आप किसी कस्टमर के लिए नए ऑर्डर लेना बंद कर सकते हैं। सेल्स टीम जब भी नया ऑर्डर बनाने की कोशिश करेगी, सिस्टम उन्हें रोक देगा। इसी तरह वेंडर्स के लिए XK05T कोड से परचेजिंग ब्लॉक लगाया जा सकता है। ठीक है, मतलब नया बिजनेस बंद। लेकिन उन पेमेंट्स का क्या जो पहले से ही बकाया है? मान लीजिए किसी वेंडर के भेजे हुए इनवॉइस में कोई गड़बड़ है और हम उसे पेमेंट नहीं करना चाहते जब तक वो ठीक ना हो जाए। उसके लिए सिस्टम में पेमेंट ब्लॉक का प्रावधान है। ये एक तरह का सॉफ्ट ब्लॉक है। आप वेंडर के मास्टर रिकॉर्ड में एक ब्लॉक की डाल देते हैं। सोर्सेज में एक उदाहरण है ब्लॉक की R, जिसका मतलब है इनवॉइस वेरिफिकेशन के लिए ब्लॉक। तो इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि जब कंपनी का ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम चलता है तो वो इस इनवॉइस को पेमेंट के लिए पिक ही नहीं करेगा। एक मिनट, आपने कहा सॉफ्ट ब्लॉक, तो इसका मतलब अगर कोई अकाउंटेंट चाहे तो मैन्युअली फिर भी पेमेंट कर सकता है? हाँ, बिल्कुल सही नम्स पकड़िए। हाँ बिल्कुल, ये ऑटोमेशन को रोकने के लिए है, ताकि किसी विवादित इनवॉइस पर दोबारा नजर डाली जा सके। लेकिन अगर मामला गंभीर है तो हमें हार्ड ब्लॉक की जरूरत पड़ती है, जो है पोस्टिंग ब्लॉक। पोस्टिंग ब्लॉक सुनने में ही काफी गंभीर लग रहा है। और ये है भी। FD05 और FK05 टी कोड्स का इस्तेमाल करके आप किसी भी अकाउंट पर किसी भी तरह की नई फाइनेंशियल एंट्री को पूरी तरह से रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, जिसका जिक्र इन डॉक्यूमेंट्स में बार-बार किया गया है। वो क्या? ब्लॉक लगाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उस अकाउंट में कोई भी ओपन आइटम यानी बकाया डेबिट या क्रेडिट ना हो। क्यों? अगर ओपन आइटम हो तो क्या होगा? अगर आपने ओपन आइटम्स वाले अकाउंट पर पोस्टिंग ब्लॉक लगा दिया तो आप उन आइटम्स को कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा के लिए सिस्टम में फंस जाएंगे। मुझे एक केस याद है जहां एक कंपनी ने एक वेंडर को ब्लॉक करना चाहा, लेकिन उनके अकाउंट में $50,000 का एक क्रेडिट नोट बाकी था। ओह! उन्होंने पोस्टिंग ब्लॉक लगा दिया और फिर वो क्रेडिट नोट कभी क्लियर ही नहीं कर पाए। वो पैसा महीनों तक फंसा रहा। इसलिए कहते हैं ब्लॉक करने से पहले अकाउंट को पूरी तरह से साफ करना बेहद जरूरी है। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। अच्छा, आखिर में एक और तरह के ब्लॉक का जिक्र है, डनिंग ब्लॉक। ये क्या होता है? डनिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके तहत सिस्टम बकाया भुगतानों के लिए कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली रिमाइंडर भेजता है। डनिंग ब्लॉक लगाकर आप सिस्टम को किसी खास कस्टमर को ये रिमाइंडर भेजने से रोक सकते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? सोर्स एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है। जैसे कि कोई सरकारी विभाग आपका ग्राहक है। अब आप उन्हें हर 15 दिन में पेमेंट रिमाइंडर भेजकर शर्मिंदा नहीं करना चाहेंगे, तो आप उनके मास्टर रिकॉर्ड में एक डनिंग ब्लॉक लगा देते हैं। समझ गई। ठीक है, तो ये सब तो उन कस्टमर्स और वेंडर्स के लिए हो गया जिनके साथ हमारे लंबे रिश्ते हैं। लेकिन अब उस खास स्थिति की बात करते हैं जब कोई ऐसा वेंडर हो जिससे हमें सिर्फ एक बार कोई सामान खरीदना है। उसके लिए एक पूरा मास्टर रिकॉर्ड बनाना तो बहुत ज्यादा काम लगता है। बिल्कुल। और इसी समस्या के लिए SAP में एक बहुत ही एलिगेंट सोल्यूशन है, वन टाइम अकाउंट्स। वन टाइम अकाउंट्स? हाँ, ये एक तरह का जेनरिक प्लेस होल्डर अकाउंट होता है। आप एक अकाउंट बना लेते हैं, मान लीजिए वन टाइम डोमेस्टिक वेंडर के नाम से। जब भी आपको किसी ऐसे वेंडर से लेन देन करना होता है, आप इसी अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर उस खास वेंडर का नाम, पता और बैंक डिटेल्स कहाँ जाती हैं? यही तो इसकी खूबसूरती है। ये जानकारी मास्टर रिकॉर्ड में नहीं, बल्कि सीधे ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट यानी इनवॉइस पोस्ट करते समय ही डाल दी जाती है। जब आप वन टाइम अकाउंट चुनकर इनवॉइस पोस्ट करते हैं तो सिस्टम अपने आप एक अतिरिक्त स्क्रीन खोल देता है और आपसे पार्टी का नाम, पता और बैंक डिटेल्स मांगता है।
क्या हम इन लेन देनों पर ठीक से नजर रख सकते हैं? दिलचस्प बात यह है कि नहीं, इन अकाउंट्स का इस्तेमाल अभी भी डनिंग और ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम के लिए किया जा सकता है। और यहाँ पर एक बहुत ही आकर्षक बात है जो इन डॉक्यूमेंट्स में बताई गई है, वो है सॉर्ट की 022 का इस्तेमाल। सॉर्ट की, ये सुनने में तो बहुत तकनीकी लगता है। इसका मतलब क्या हम रिपोर्ट्स को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये ऑर्गेनाइजिंग के लिए ही है, लेकिन इसका तरीका बहुत स्मार्ट है। जब आप वन टाइम अकाउंट के मास्टर रिकॉर्ड में इस सॉर्ट की को सेट करते हैं तो सिस्टम को एक निर्देश मिल जाता है। कैसा निर्देश? निर्देश ये है कि जब भी ये अकाउंट इस्तेमाल हो तो ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट में डाले गए ग्राहक या वेंडर का नाम और शहर उठाकर लाइन आइटम की असाइनमेंट फील्ड में अपने आप डाल दें। अरे वाह, तो मतलब मुझे सैकड़ों वन टाइम पेमेंट्स की लिस्ट में से किसी एक को ढूंढने के लिए हर डॉक्यूमेंट खोलने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे नाम या शहर से सर्च कर सकती हूँ। ये तो बहुत समय बचाएगा। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि आपको साल के अंत में देखना है कि आपने अलग अलग वन टाइम वेंडर्स को कुल कितना भुगतान किया। अगर आपने सॉर्ट की 2022 का इस्तेमाल किया है तो आप एक रिपोर्ट निकालकर उसे तुरंत नाम से सॉर्ट कर सकते हैं। बिना इसके आपके पास सिर्फ वन टाइम वेंडर के नाम से सैकड़ों एंट्रीज होती। तो आज हमने एआर और एपी मास्टर रिकॉर्ड्स की इस जासूसी में 3 प्रमुख पहलुओं को समझा। पहला, डुप्लीकेट अकाउंट्स के खतरे से बचते हुए सावधानी से नए अकाउंट बनाना। दूसरा, पासपोर्ट वाली एनोलॉजी से डेटा की परतों को समझते हुए मौजूदा अकाउंट्स को मैनेज करने और ब्लॉक करने के तरीके। और तीसरा, वन टाइम लेन देन के लिए सॉर्ट की जैसा स्मार्ट तरीका अपनाना। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो मास्टर रिकॉर्ड्स का सावधानीपूर्वक प्रबंधन सिर्फ डेटा एंट्री नहीं है, ये सटीक रिपोर्टिंग, खुशहाल भुगतान प्रक्रियाओं और मजबूत आंतरिक नियंत्रणों की नींव है। एक साफ सुथरा मास्टर रिकॉर्ड एक अच्छी तरह से चलने वाले और अनुशासित वित्त विभाग की निशानी है। जब आपका मास्टर डेटा सही होता है तो आपकी महीने के अंत की क्लोजिंग से लेकर वार्षिक ऑडिट तक सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चलता है। आज हमने मास्टर रिकॉर्ड के कौन और क्या के बारे में तो बात कर ली, यानी कौन हमारा ग्राहक है और उसका पता क्या है। बिल्कुल। लेकिन उन नियमों के बारे में क्या है जो इन रिश्तों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि उन्हें कब और कैसे भुगतान किया जाएगा, यानी पेमेंट टर्म्स। इससे ये सवाल उठता है, क्या मास्टर रिकॉर्ड सिर्फ एक डेटा फाइल है या ये एक गतिशील अनुबंध है जो किसी भी बिजनेस में पैसे के आने जाने का प्रवाह को असल में निर्धारित करता है?